आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये एक ऐसी जानकारी रहेगी जो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर एक के जीवन में कभी ना कभी इसका काम आता ही आता है। और वो जानकारी है लोन के बारे में। लोन अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक आपके साथ किस किस तरीके का प्रोसेस करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सभी तरीकों के लोन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सबके मतलब समझाऊंगी, चिंता मत करिए। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इन सारी जानकारी के बारे में हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी, इनफैक्ट दोस्त या जो दोस्त नहीं भी है ना उनके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आ जाता है जब हमें ना पता ही नहीं होता है कि यार अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, या फिर हमसे मतलब भगवान ना करे ऐसी कोई डिफॉल्ट हो जाती है और हम पैसे नहीं लौटा पाते हैं बैंक को, तो बैंक उस तरीके में या फिर उस पूरे प्रोसेस में क्या कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी, जहां पर ऐसी ही नॉलेज वाली, फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहती हैं। आप बस टॉपिक का नाम लो और वो वीडियो आपके सामने हम पेश कर ही देते हैं। और अगर नहीं किया है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, वीडियो आपके सामने मिल जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि अगर बैंक लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में क्या क्या कार्रवाई जो है वो हो सकती है। शुरुआत करते हैं अनसिक्योर्ड लोन से। अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसा कि इसका टर्म है अनसिक्योर्ड, कि बैंक के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके बदले में वो आपको लोन दे रही है, जिसके बदले में वो आपको उधार दे रही है, बैंक से पैसे आपको मिल रहे हैं। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन बैंक से कोई भी ले सकता है, बस इस चक्कर में बैंक जो वही कुछ चीजें हैं जो चेक कर, जैसे आपका पुराना क्रेडिट स्कोर क्या रहा है। क्रेडिट स्कोर यानी कि अगर आपने पिछला कभी लोन लिया है तो उसकी आप भरपाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, तो बैंक कुछ क्राइटेरिया, आपके बैंक में अकाउंट में बैलेंस कितना रहा है, आप सैलरीड हैं, आपका बिजनेस है, आपकी टोटल इनकम कितनी है, उस तरीकों को जज करके आपको एक पर्सनल लोन दिया जाता है। लेकिन इस लोन के तहत बैंक आपसे कुछ लेता नहीं है, मतलब वो कुछ मॉर्गेज नहीं रखता है, कुछ कोलैटरल नहीं रखता है, अनलाइक जो हमारे सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, बैंक के पास ऑलरेडी आपका कुछ सामान जो है वो गिरवी रखा हुआ है। लेकिन पर्सनल लोन ऐसी चीज हो जाती है जिसमें बैंक के पास कुछ सामान, आपका कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया है। तो पर्सनल लोन के केस में मान लेते हैं कि बैंक ने आपको भाई 10 लाख रुपए जो है वो पर्सनल लोन दे दिया। अब कुछ भी ऐसा सिनेरियो आ गया है कि आप वो पैसा नहीं लौटा पाए हैं, आपकी ईएमआई है महीने की 5 तारीख को, आपके हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई जाती है, आप नहीं दे पाए वो ईएमआई। अब या तो वो पैसा आप चेक के थ्रू देते हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आप करवाते हो, ऑटो डेबिट का होता हो, लेकिन अब अकाउंट में बैलेंस नहीं है और ट्रांजैक्शन जो होगी है बाउंस। तो अब इस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक ऐसा नहीं है कि पहली ही आपकी किस्त अगर आपकी नहीं आई है तो बैंक आपको धमकियां देना शुरू कर देगा या आपको जेल भिजवा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब इस केस में ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने पहली ही किस्त जो है अपनी वो मिस कर दी है, पहली ईएमआई अगर आपसे नहीं भरी गई है, तो बैंक पहले दिन आकर आपको जेल भिजवा देगा या नोटिस आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बैंक इस केस में क्या करता है, बैंक के पास ना एक टाइम पीरियड होता है, एक ब्रैकेट का पीरियड होता है जिसमें वो 0 to 30 का पहला ब्रैकेट होता है उनका। बैंक इस तरीके से लेकर चलता है कि ये 30 दिन का डिफॉल्ट है, मतलब 30 दिन की पेमेंट जो थी आपकी वो नहीं आई है। इसका लॉजिक ये है कि ईएमआई हमारी हर महीने की आती है, तो अगर वो 30 डेज का पीरियड देखा जाए तो बैंक उस हिसाब से इसे कैलकुलेट करती है। और इन 30 दिनों में बैंक की तरफ से जाएगा आपको कॉल्स, मतलब बैंक ये चीज़ें अपने कॉल सेंटर में ट्रांसफर करवा देती है, जहाँ पे बैंक वाले आपको डेली फ़ोन करके बोलेंगे कि सर या मैडम आपने भाई ईएमआई नहीं भरी, अपनी भर दीजिए, पैसा कब देंगे, पैसा कब देंगे करके आपको फ़ोन करेंगे। अब जैसे ही 30 दिन का पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका 30 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक और सेकंड ब्रैकेट खुलता है बैंक का, वो होता है 30 से 90 दिन का। सेम ये चीजें चाहेंगी। अब इस 30 से 90 दिनों के पीरियड में बैंक वाले क्या करते हैं कि आपके घर आना शुरू कर देते हैं। उस केस में वो कि घर पे आके आपको बोला जाएगा कि भाई पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे। एक नोटिस आएगा आपके घर पर सेक्शन 138 के तहत, DLN यानी डिमांड लीगल नोटिस। लेकिन ये जितने भी नोटिस हैं आपको, ये आएंगे आपको 90 दिन खत्म होने के बाद, यानी 30 से 90 दिन के बीच में। तो आपके घर पे भाई एजेंट आने लग जाएंगे, बैंक रिकवरी वाले, कि भाई आपने हमारा पैसा नहीं दिया है। थोड़ी बहुत आपकी सोसाइटी में जो होगी वो बेइज्जती करा करेंगे कि अब वही है ना कि अगर बैंक वाले घर आ रहे हैं तो आस पड़ोस वाले लोग भी देखते हैं
कि भाई जब लोन लिया ही क्यों था अगर पूरा नहीं किया गया है। लेकिन ठीक है, अपना अपना सबकी सिचुएशन कभी भी कैसी हो सकती है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, भाई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई लोग ढीठ भी हो जाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है अभी, या अभी हम देंगे ही नहीं, ये है वो है करके, जो भी जिसका हिसाब से सीन होता है वो वैसा चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लोगों को ना कई बार इस चीज़ का डर बैठ जाता है कि भाई अगर हमने लोन नहीं दिया तो हम तो जेल चले जाएंगे, या फिर हमारे पास तो पता नहीं क्या क्या कार्रवाई कर देगा, कोर्ट वोट बुलाया जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं यूजुअली, क्योंकि बैंक भी बहुत सारी चीज़ें समझता है। अगर आप उनको अपना जेन्युइन रीज़न भी बताते हैं तो भी वो आपको कुछ ना कुछ दिन की मोहलत जो है वो और दे देता है। तो इस केस में अब आपके पास सेकंड ब्रैकेट जो था वो बैंक ने आपको खोल कर दे दिया कि भाई 30 से 90 दिन का और तेरे पास समय है, तो मुझे मेरा पैसा जो है वो लौटा दे। अब जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं, अब बैंक के वो 3 नोटिस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद बैंक फिर 180 दिन तक वेट करता है। अब जैसे ही 180 दिन पूरे होते हैं, भाई बैंक ये सोचता है अब हम क्या करें, क्योंकि इस केस में कोर्ट भी ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, और हमारे वही सिस्टम अलग ही चलते हैं। वैसे भी लीगल सिस्टम की बात तो खैर सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास एक विंडो खुलती है, सेटलमेंट विंडो। सेटलमेंट विंडो यानी कि अगर आपने वो जो 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो बैंक आपको बोलेगा कि भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, चल 10 की जगह तू 5 ही लौटा दे, जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उतना लौटा दे, इंटरेस्ट जो है उसको छोड़, अभी जितना तुझे मुझे लौटाना था प्रिंसिपल वाला अमाउंट ही खाली उतना मुझे लौटा दे, ठीक है, इंटरेस्ट हम तेरा माफ कर देते हैं। लेकिन इस केस में आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो हो जाएगा एकदम नील, एक जीरो हो जाएगा कि भाई इसने तो 30 दिन का भी पीरियड क्रॉस कर दिया, 90 दिन का भी कर दिया, 180 दिन का भी पीरियड क्रॉस कर दिया, 3 नोटिस और आ गए थे इसके घर पे, वो तीनों जो थे। अब इस केस में आपका सिबिल स्कोर जैसे ही नीचे जाता है, भाई आगे जीवन में तो आपको लोन मिलने वाला है नहीं, आप आगे जाके बैंक का दरवाज़ा नहीं खड़खड़ा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा सही रहता है कि आपने अगर लोन लिया है तो समय पर उसे लौटाएं, और यहाँ पर लोन उसी अपनी क्षमता के हिसाब से लें कि भाई जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं, कि अगर मैं इतना लोन लूंगा इतना ही लोन मैं वापस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना ही अमाउंट का लोन लेना है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि वो जो आपका दिनों वाला ब्रैकेट आपको दिया हो ना, 0 से 30 का, 30 से 90 डेज का, आपके जैसे ही 90 दिन पूरे हो जाएंगे ना, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA, कि बैंक के अकॉर्डिंग वो वाला एसेट जो था वो उनको रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि बैंक का जो लोन है वो बैंक के लिए तो एसेट है गया एक, तो वो जो पैसा है वो बैंक को नहीं मिला है, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाएगा। अब जब बैंक वो सेटलमेंट वाली विंडो खोल देता है तो वहां पे मैंने आपको बता दिया कि वो सेटलमेंट आप कैसे कर सकते हैं बैंक के साथ में। अब बैंक ने जैसे ही आपको ऑप्शन दिया सेटलमेंट का, तो वो आपको बोल रहा है कि चल तू मेरा इंटरेस्ट जो था वो तो छोड़ दे, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दे बस। अब आप उस पर भी अग्री नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत ही ढीठ आदमी आ गया कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो दे ही नहीं सकता बिल्कुल, मेरे पास तो 1 लाख रुपए लेना है तो ले लो, या मेरे पास तो 10,000 रुपए लेना है तो ले लो। अब वो सेटलमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस विंडो के अंदर करवाना चाहते हैं। आप वो चाहे तो पैसा भाई 5 लाख देके भी सेटलमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा पैसा देके भी सेटलमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो 10,000 रुपए देके भी सेटलमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो 1,000 रुपए देके भी सेटलमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही बैंक की तरफ से अगर कुछ भी पैसा उन्हें नहीं मिलता है तो आपका सिबिल स्कोर तो समझो गया। उसके बाद बैंक आपको कभी भी, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, भाई आपने, बैंक जो है वो आपको 45 दिन का तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो देता ही देता है। उसके बाद अगर आप वो क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पे नहीं कर पाते हैं तो वही सेम ब्रैकेट चलता है इसमें। 0 से 30 डेज का आपको एक कॉल सेंटर वाला ब्रैकेट मिलता है कि हाँ बैंक आपको फ़ोन करके बोलता है भाई बिल नहीं भरा क्रेडिट कार्ड का। जैसे ही 30 दिन ऊपर हो जाएंगे, 30 से 90 दिन का एक और ब्रैकेट खुल जाएगा आपके पास कि घर पे आने लग जाएंगे बैंक के रिकवरी वाले कि फलाना बैंक से आपका लोन था, ये सारी चीज़ें होगी। 90 दिन के ऊपर होते ही आपके पास वही 3 नोटिस आएंगे उन्हीं डिफ़ॉल्टर्स के चलते। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे जो डिफ़ॉल्ट केसेस होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो पे कर ही देते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन फिर भी अगर 100 में से बात करूँ तो 10-15 ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे नहीं हो पाता है करके, तो उनके लिए ये सारी विंडोज़ जो हैं, ये सारा सेटलमेंट प्रोसेस बनाया गया है। सेम वही पर्सनल लोन वाले तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि अगर आपका वो 90 दिन वाला ब्रैकेट भी पूरा हो गया है, 180 दिन वाले ब्रैकेट पे अगर आप आ गए हैं तो बैंक आपको बोलेगा सेटलमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर भी सेटलमेंट की बात यही है कि भाई जो तेरा अमाउंट था वही दे दे, तो इंटरेस्ट छोड़ दे उसमें से, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना भरना था वही वाला अमाउंट तो हमें भर दे। अब वही सेम चीज़ आप कैरी कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास तो इतना ही पैसा है, मैं तो इतना ही भरूंगा। लेकिन बैंक जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड उस टाइम पर बंद भी कर सकता है, और हो सकता है कि आगे आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं होगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं
तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली ही एक एक्सपर्ट के साथ हमारा पॉडकास्ट जो है वो लाइव हुआ है, उसमें पूरा तरीका उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल ना करें कि आपका क्रेडिट स्कोर भी ना बिगड़े और आप अच्छे से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएँ सही तरीके से। रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। तो वो जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा, तभी क्रेडिट कार्ड लेना अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हो तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड लेने का तो शौक होता है लेकिन उनको पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। किसी किसी के पास 5-6 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं और वो ऐसे डेट ट्रैप में फंसते हैं, यानी कि बस पूरा टाइम कर्जे में ही डूबे रह जाते हैं कि अभी इसका कर्जा, अभी उसका कर्जा, अभी ये क्रेडिट कार्ड का बिल। तो ये सारी झंझट से आपको दूर ही रहना है अगर, तो कुछ जानकारी लेके दूर रहो ना यार। हम ये किसी भी ऐसे रैंडम लोगों से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब बॉस वाला आपको सब कुछ दे रहा है तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। बॉस वाला से याद आया है तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही 500+ कोर्सेज हैं बॉस वाला ऐप पर, जिनको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं ना तो आपको बहुत इजीली बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, खेती बाड़ी के बारे में जानना है, या अपने पर्सनल फाइनेंस, अपनी सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना भी है तो। और उनके पास अभी एकदम बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, सिर्फ 999 रुपए में पूरे साल में एक्सेस आपको मिल जाता है पूरे साल का। 500 से ज्यादा कोर्सेज आप सिर्फ 999 रुपए में देख सकते हैं। डाउनलोड करना है ऐप को, डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी क्रेडिट कार्ड की बात भी कि भाई जैसे पर्सनल लोन का चलता है ऐसे क्रेडिट कार्ड का चलता है। अब जैसे ही 180 दिन आपके पूरे होने लगते हैं, वही सेटलमेंट वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है कि भाई चल कुछ नहीं, कुछ तो दे, सारा पैसा नहीं दे सकता या दे सकती है तो कुछ तो पैसा दे दे हमें। तो जैसे ही आपका वो डीबीटी पीरियड जितना जितना आगे आता चलेगा, डीबीटी यानी डेज पास ड्यू, तो जितने जितने दिन आपके बिल पेमेंट के या फिर लोन रीपेमेंट के पास आते जाते हैं उस हिसाब से ही ये पीरियड जो है खुलता रहता है, ये ब्रैकेट जो है वो खुलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की। अब ये कौन से लोन होते हैं भाई? ये वो लोन होता है कि मोबाइल फ़ोन खरीद लिया हमने, टीवी खरीद लिया, एसी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, वो नहीं होते। बजाज फाइनेंस वाले कार्ड्स होते हैं, हमारे पास फाइनेंस कराया और हमने उसके बाद में अपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए। इन केसेस में क्या होता है ना कि बैंक जो है, होते तो ये अनसिक्योर्ड ही हैं कि बैंक जो है वो उनके पास कुछ बदले में लेने के लिए चीज़ें हैं नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अरे घर का एसी है, घर का टीवी हमने लिया हुआ है तो पैसे नहीं चुकाए अगर हमने तो बैंक उठा ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बैंक की चीज़ें नहीं लेके जा सकता है। वो भी इसी केस में ऐसे ही 3 ब्रैकेट्स आपको खोल के देंगे कि भाई अभी पैसे दे दे, अभी पैसे दे दे। अब बैंक भी बेचारे क्या करें यार, वो भी चाहते नहीं है चीज़ें करना, लेकिन कुछ हाथ भी बंधे रहते हैं और कुछ लीगल सिस्टम भी इस तरीके से ही चल रहा है, तो वो भी इस केस में ही सेटलमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर केस में आपको बस एक ही नुकसान होता है, वो होता है आपका सिबिल स्कोर, कि आप आगे जाके अगर आपको कभी बहुत ज़रूरत पड़ गई तो आप नहीं कर पाएंगे ये काम। आपको ये याद रखना है बस कि आप आगे बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे अगर आपका एक बार ऐसा कोई डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आप एनपीए घोषित हो जाते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। सिक्योर्ड यानी कि बैंक के पास आपका कुछ ना कुछ जो है वो गिरवी रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास आता है होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। ये ऐसे लोन होते हैं जो सिक्योर्ड लोन्स के अंदर आते हैं, जिसमें बैंक का अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो बैंक के पास ये होता है कि भाई चल मेरे पास इसका घर पड़ा है, मेरे पास इसकी गाड़ी पड़ी है, मेरे पास सोना पड़ा है इसका, तो उसको बेच के हम अपना रिकवरी अमाउंट जो है वो निकलवा लेंगे। अब होम लोन के चक्कर में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक बारी ईएमआई मिस हो जाती है तो बैंक आपका जो घर है उसको तुरंत ही बेच सकता है। अच्छा, मैं बेचने वाला सिस्टम आपको समझा देती हूँ कि बैंक के पास जो भी आपकी चीज़ रखी है ना, बैंक के पास एक राइट होता है कि वो उसकी नीलामी कर सकता है। जैसे कि आपका घर है, घर की बात करें अगर हम होम लोन की, तो बैंक के पास कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है कि हाँ ठीक है, इस घर को आप नीलाम कर सकते हो, ऑक्शन कर सकते हो, इस घर को बेच सकते हो और अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लो। लेकिन ये भी बहुत आसान नहीं है बैंक के लिए करना। हर केस में मतलब 100 में से 5 केस ही ऐसे होते हैं जिसमें जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर दे देता है कि हाँ ठीक है, इस घर की नीलामी कर दो। ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट आपको एकदम से ही पहले ही किश्त ना चुकाने पे नीलामी हो जाएगी घर की, ऐसा नहीं है। इसमें भी वही सेम ब्रैकेट चलते हैं, 0 से 30, 30 से 90। जैसे ही आपका 90 दिन का पीरियड ओवर होता है तो आपके पास वही 3 लीगल नोटिस भेजे जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बैंक के पास ना बिल्कुल भी हक नहीं होता था कि वो नीलामी कर सकता है घर की। उसके बाद आया 2002 में सरफाइसी एक्ट, यानी SARFAESE। ये इसलिए लेकर आए थे कि बैंक को भी एक थोड़ा सा होल्ड मिल पाए, मतलब सिक्योर्ड लोन इसे क्यों ही बोला गया है ना फिर, तो बैंक के पास भी एक होल्ड रहे इस चीज़ का कि हाँ भाई हमारे पास आपकी कोई चीज़ गिरवी रखी है तो पैसा नहीं चुकाओगे तो इसको हम बेच के अपना पैसा तो निकाल ही लेंगे। अब जैसे ही 90 दिन पूरे हुए और आपने EMI अपनी नहीं चुकाई है, अब 90 दिन में तो आपकी 3 EMI बन गई होंगी,
तो अगर आपने वो ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आप पहले तो कॉल्स आएंगी, घर पे आपके नोटिस पहुंचेंगे, लोग आना शुरू करेंगे, फिर आपके घर के बाहर भी एक लीगल नोटिस लगाया जाएगा कि इसकी जो ईएमआई है वो पे नहीं की जा रही है। बहुत सारे बैंक हैं वो इस लीगल नोटिस वाला सीन को भी फॉलो नहीं करते हैं। अब जैसे ही आपके 180 दिन पूरे हो जाते हैं पेमेंट ना करे हुए के, तब बैंक जो है वो जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट से वो लेकर आता है ऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर देगा, अब कोर्ट ऐसा क्यों करेगा कि ऑर्डर ना दे। अब मान लीजिए कि आपकी हर महीने की ईएमआई जो बनती थी वो 50,000 बनती थी, लेकिन अब आप छोटा छोटा अमाउंट जो है वो दे पा रहे हैं। कभी आपने 10,000 दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 1,000 दे दिया। अब कोर्ट यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि भाई तो क्या हो गया, पैसे तो वो चुका ही रहा है ना, जितने थोड़े थोड़े चुका रहा हो लेकिन पैसे तो दे ही रहा है। अच्छा, 180 दिन के बाद यहाँ पर फिर वही सेटलमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट जो था लोन का वही दे दे, इंटरेस्ट को हम वेव ऑफ कर देंगे यहाँ पर। लेकिन कई बारी बैंक्स उसमें भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट भी हमें साथ में ही चाहिए, या फिर कुछ ही परसेंटेज हम इंटरेस्ट आपका माफ़ करेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा इस केस में। एक बार अगर कोर्ट से ऑर्डर उनको मिल गया कि हाँ इसका ऑक्शन किया जा सकता है, तो बैंक अपना पैसा जो है वो रिकवर करवा लेगा आपका घर बेचकर। अब बैंक भी ये वाला सेटलमेंट ऑप्शन कब कब देता है। अब मान लीजिए कि आपका 50 लाख का जो लोन था वो 30 सालों के लिए था, बैंक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन सिर्फ 30 सालों तक ही देगा। कभी तो वो 30 साल 20 साल जितना भी है आपका टाइम पीरियड वो खत्म होगा, उसके बाद बैंक आपको कोई मौका नहीं देगा और बैंक सीधा कोर्ट में जाकर वो चीज़ें बोल देगा कि भाई अब तो इसका टाइम भी खत्म हो गया, चाहे इसने कितना ही पैसा दिया हो हमें, वो वाला पैसा ऑफकोर्स आपके ऑक्शन से जो भी मिलेगा घर से उसमें से माइनस करके ही दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका जो घर था वो 1 करोड़ का था, या फिर आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट था, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना उसका डीडी आपको बना के दे दिया जाएगा कि भाई इतना पैसा हमारा बनता था, इतना हमने रिकवर कर लिया है, बचा हुआ पैसा तो वापस ले ले। तो बैंक ऐसा नहीं है कि वो आपको सारा पैसा रख लेता है, आपका जितना बनता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जोड़ के उतना ही पैसा वो रखता है, बाकी आपको वापस कर दिया जाता है। अब इसमें पॉइंट ये है नोट करने के लिए कि अगर आपका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और वही सेम सिबिल स्कोर बर्बाद, भाई अगर नहीं कर पाए, एनपीए डिक्लेयर हो गए, तो सिबिल स्कोर तो वापस नहीं आएगा दोस्त। चलिए अब कार लोन के बारे में आपको बता देती हूँ। वही सेम होम लोन जैसा ही है, बस इसमें ये आ जाता है कि 0 से 30 का जो ब्रैकेट आपको मिलता है वही आपको कॉल्स आएंगी। 30 दिनों के ऊपर आपको लीगल नोटिस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर जैसे ही 60 दिन ऊपर हो जाएंगे तो आपके पास एक आपकी लीगल फाइल जो है वो बन जाएगी और कोर्ट के पास ऑर्डर जा सकता है कि वो आपका जो भी व्हीकल है, आपका गाड़ी स्कूटर जो भी आपके बैंक में आपने गिरवी रखवा रखा है, उसको ऑक्शन किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। वही पूरा सेम प्रोसेस रहता है जैसा होम लोन का रहता है कि भाई इतना इतना टाइम पीरियड हम दे रहे हैं, इतना इतना सेटलमेंट पीरियड के लिए हम तेरे को बात कर रहे हैं, वरना अगर ये भी पूरा नहीं हो पाता है तो ओपन मार्केट में जो है वो बैंक जो है वो जाकर आपके एसेट को बेच सकता है। वही सेम चीज़ इसमें भी रहती है कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा में बिक जाती है गाड़ी, और आपका लोन अमाउंट जो था वो कम था, तो बचा हुआ पैसा बैंक आपको डीडी बनाकर दे देता है, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। अब यहाँ पर एक और खेल ये आता है कि अगर गाड़ी आपकी कम में बिकती है तो भाई बैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने सपोज 10 लाख का लोन लिया था, गाड़ी आपकी 8 लाख में बिकी, तो आप मना कर सकते हैं कि भाई यही था मेरे पास, तो इसके ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। अब आपको गाड़ी भी आपने बेच दिया, तो 2 लाख का जो है वो बैंक आपके पास आएगा वापस लेने के लिए भी, रिकवर करने के लिए भी। लेकिन आप बोल सकते हैं कि भाई गाड़ी बिक गई है, अब जितना आपको मिला उतना ही है ये वाला चीज़, तो वहाँ पर वो चीज़ जो है वो ख़त्म की जा सकती है। लेकिन वही सेम चीज़ आपके सिबिल स्कोर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको जीवन में आगे कहीं ज़रूरत पड़ती है लोन की तो आप नहीं ले पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड लोन की। अब गोल्ड लोन के केस में कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं, जैसे कि गोल्ड लोन के केस में कोई भी सेटलमेंट पीरियड नहीं होता है। क्यों, बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो अगर आप गोल्ड लोन पूरा नहीं दे पाते हैं तो वही आपको कॉल्स जाएंगी 30 दिन तक, तो कि भाई ईएमआई भर दो, ईएमआई भर दो। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन के बाद ही रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो आपके घर आने लग जाएंगे कि भाई ईएमआई भर दो अपनी गोल्ड लोन की। अब गोल्ड लोन के अंदर ये है कि वो आपको 3 टेन्योर्स में दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। और जैसे ही आपके 90 दिन पूरे हो जाते हैं आपको कर दिया जाता है एनपीए डिक्लेयर्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि भाई आप पैसा नहीं भर पाए हैं। अब यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आरबीआई आपके गोल्ड को ऑक्शन तभी कर सकता है 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो ही। लेकिन बहुत बारी बैंक्स ऐसा करते हैं कि वो 180 दिन के बाद भी या 1 साल के बाद भी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। कि मान लीजिए गोल्ड की जो कीमत है वो चल रही है अभी 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपका जो लोन अमाउंट था वो था 75,000 का। अब गोल्ड के मामले में भी बैंक ये सोचता है कि भाई गोल्ड तो अपने पास ही रखा है, तो मैं अपने हिसाब से उसे बैंक जो है वो बेच सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक 3 महीने में, 6 महीने में या फिर 1 साल में ही उसका गोल्ड जो है वो बेचेगा, ऐसा नहीं करता है बैंक भी।
क्योंकि गोल्ड की कीमत के हिसाब से ही वो चीज़ें देखी जाती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक एक एक साल तक भी गोल्ड नहीं बेचता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत भी ऊपर नीचे होती रहती है एक तो, और बैंक के पास में एक और सिक्योरिटी रहती है। तो बैंक भी ये सोचता है कि कोई बात नहीं, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में और 180 दिन में और ऊपर 90 दिन ले ले, कभी ना कभी तो दे ही देगा। तो बैंक का ऐसे रहता है। अब बैंक इसका रिजर्व बना के रख रहा है। अब ऐसे कितने लोग हो जाते होंगे अगर जो गोल्ड लोन नहीं अपना जो है वो पूरा नहीं कर पाते होंगे, नहीं भर पाते होंगे। तो अब एक टाइम तो आएगा ऐसा कि ऊपर से भी अथॉरिटीज़ के ऊपर भी बैंक के पास कोई प्रेशर ऐसा आ जाए कि नहीं भाई, रिजर्व तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनको क्लियर करना है अब आपको, क्योंकि इकॉनमी भी उस हिसाब से ही चलानी है ना। तो अब अगर बैंक के पास ऊपर से प्रेशर आ जाता है तो बैंक उसे क्लियर करने के लिए ऑक्शन में बेचता है, उसे मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच देता है। तो अब यहाँ पर भी बैंक उसी तरीके से इसका ऑक्शन करता है जितना बैंक का पैसा बनता है। जो मैंने आपको बताया, अगर आपका गोल्ड जो है वो 1 लाख का है, लेकिन आपका जो लोन था वो 75 का था और इंटरेस्ट में मिला के आप और 5,000 तो 80,000 के आसपास अगर आपका जो वो है गोल्ड था, लोन था, वो आपका बनता है, लेकिन सोना आपका 1 लाख में बिक रहा है, तो वही 20,000 का जो डिफरेंस है वो बैंक आपको टीडी बनाकर वापस कर देगा। ध्यान रहे, गोल्ड के केस में वो कुछ भी सेटलमेंट नहीं होता है, सेटलमेंट का कोई पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि बैंक बहुत टाइम तक रुका रहता है इस चीज़ में। बैंक के पास ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करता बैंक, क्योंकि गोल्ड उनके पास रखा हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। इसके तहत भी अगर कोई भी फार्मर है, कोई भी किसान है, वो लोन लेता है, मतलब उसने अपनी ज़मीन जो है, वैसे तो ये सिक्योर्ड लोन्स में आता है, लेकिन बहुत बारी बैंक जो है ना उसको अनसिक्योर्ड की तरह ही ट्रीट करता है। बताऊंगी क्यों। क्योंकि अब सपोज मान लीजिए कि कोई किसान है, उसने अपनी ज़मीन के तहत पैसा उठा लिया है, 2 लाख रुपए, उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और 2 लाख रुपए ले लिया। अब किसान नहीं भर पाया, कोई भी रीज़न ऐसा हो गया। अब बैंक भी बहुत डरते हैं इस चीज़ के मामले में, क्योंकि फार्मिंग हो गया, किसान हो गए हमारे भाई, बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है ये तो। अब किसान जो है वो बार-बार उनके घर पे जाके ये चीज़ें नहीं करता है, क्योंकि भरोसा नहीं ना, किसी का गाँव में पहुँच गया कहीं भाई वापस ही नहीं आया, तो ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं। तो और गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है फार्मर्स की इस चीज़ को लेकर कि भाई पैसा देना ही देना है। तो बैंक ये सोचती है कि है तो ये सिक्योर्ड लोन, लेकिन वो इसको अनसिक्योर्ड की तरह ही ट्रीट करती है। वो बहुत बार इसको ना ऐसे पर्सनल लोन की तरह ही ट्रीट करती है कि मेरे पास कुछ नहीं है इसके बदले में लेने के लिए। तो यहाँ पर भी सेटलमेंट वाली चीज़ जब आती है तो बैंक उसी तरीके से डील करती है फार्मर से भी कि चलो ठीक है, आपने तो अगर 5 लाख का, 2 लाख का, जितना कभी लोन लिया था, तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट बनता है भाई वो दे दो, इंटरेस्ट वगैरह जो है उसको हम माफ़ कर देंगे। तो इसी हिसाब से पूरा प्रोसेस किया जाता है। वही 3 नोटिस जाएंगे, वही लीगल प्रोसेस होगा, इतने फ़ोन जाएंगे। हाँ, बस ये हो जाता है थोड़ा सा कि सेटलमेंट का थोड़ा और लंबा प्रोसेस ये खिंच जाता है कि और बातचीत कर ले, क्योंकि कोर्ट भी इतना साथ नहीं देता है, सरकार भी इतना साथ नहीं देती है ऐसे मामलों में। तो बैंक भी उसी हिसाब से अपने सारे जो कानून होते हैं वो लगा लेती है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। भाई मैंने आपको हर लोन के बारे में बता दिया है कि किस लोन के तरीके से, किस लोन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब इस केस में अगर आप कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन रहता है, फीडबैक भी रहता है, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपकी सारे सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।